नमस्कार, कांग्रेस संदेश में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम कांग्रेस संदेश से यात्रियों के अनुभव लेकर जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम आपका परिचय चाहेंगे। मेरा नाम योगेश कुमार मीणा है। मैं अलवर ज़िले के कठुम्बर तहसील गांव भनोकर से हूं और आदिवासी तबके से आता हूं। अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा? मेरी शिक्षा अलवर ज़िले से ही मैंने की है, बीए करी है। बीए करने के बाद में अपना प्राइवेट काम करता हूं मैं। भारत जोड़ो यात्रा की जब आपको जानकारी लगी तो सबसे पहले वो कौन सी बात थी जिसने आपको प्रेरित किया कि नहीं, मुझे इस यात्रा में जाना है? भारत जोड़ो यात्रा के 24/8/2022 को मेरे को AICC से फ़ोन आया था कि आपके भारत जोड़ो के लिए वो चल रहे हैं इंटरव्यू, तो आपको आना है। मैं गया था। तो मैं इससे इसलिए जुड़ना चाहता था कि जो भारत में मतलब आज की डेट में जो माहौल हो रहा है, महंगाई ले लो, बेरोज़गारी ले लो, चाहे भाई को भाई से लड़ाने, नफ़रत जो फैल रही है ना, उसको ख़त्म करने और भारत को नया बनाने के लिए, लोगों में भाईचारा जोड़ने के लिए ये यात्रा बहुत ज़रूरी थी। और इस यात्रा को सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये यात्रा निकलने के बाद में भारत में एक नया परिवर्तन आएगा, लोगों में जागृति आएगी। शिक्षा को ले लो, चाहे बेरोज़गारी को ले लो, चाहे महंगाई को ले लो, चाहे किसानों का ले लो, हर चीज़ में इस चीज़ के लिए आज 400 रुपये का सिलेंडर जो 1200 रुपये का हो गया। तो इससे क्या है, महिला और किसान जो यूरिया का खाद 300-400 रुपये का मिलता था, आज 1100 रुपये का होने लग गया। तो वो सारी चीज़ों को देखते, क्योंकि हम किसान परिवार से हैं, तो इन चीज़ों को, तो इससे है ना, ये भारत जोड़ो यात्रा में आना हमारा बहुत मेन मकसद था। महंगाई और बेरोजगारी जैसे ज़मीनी मुद्दों से देश परेशान है और उनके संघर्ष के लिए आप यात्रा में जुड़े हैं। अब मेरे से आपको अगर मौका मिलता है कि आपको सारी क्षमताएं मिलती हैं कि आप एक भारत बना के दें, एक नया भारत बना के, तो उस भारत में क्या क्या होगा आपके भारत में? देखो, नया भारत जो हमारा बनेगा और उसमें सारे लोग एक दूसरे से भाईचारा, प्यार, प्रेम, एक दूसरे के सुख दुख में साथी। जैसे पहले लोग किसी के साथ कोई परेशानी आ जाती थी, एकजुट होकर एक साथ बैठते थे, उसको हिम्मत देते थे। लेकिन आज जो सरकार है केंद्र की, वो एक दूसरे को लड़ाने का और तोड़ने का काम करती है। तो नफरतों के खिलाफ आप एक नया सद्भाव भरा भारत बनाना चाहते हैं? हाँ, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, ये आपका मुख्य उद्देश्य है। मेन उद्देश्य है। आप भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्या उन्नति देखते हैं? कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है? सुधार की तो देखो, आज की डेट में तो देश में ऐसा कोई चीज़ ही नहीं छोड़ी सेंटर सरकार ने, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने। हर जगह कोई भी चीज़ हो, चाहे इनका मंत्री ले लो, चाहे ऊपर का वो ले लो, और जो गरीब तबका है जिनके लिए वो प्लानिंगें बनती हैं, वो नीचे आते 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 ख़त्म ही हो जाती हैं, उनको कुछ फ़ायदा ही नहीं मिलता, तो बेचारे वो क्या करें। तो हम तो ये चाहते हैं, अगर हमारे को कभी मौका मिलता है, हम जनता की सेवा में आते हैं, तो हमारा सबसे उद्देश्य है कि जो मैं नीचे गरीब तबके हैं, जो बेचारे जो मतलब उनको ना तो शिक्षा मिल रही, ना रोज़गार मिल रहा, ना खेती का कोई जो सब्सिडी होती है, ना उनको सरसों, तो हमारा ये सबसे पहले जो मेन तबका है उनको उठाना, उनका उत्थान करना। ठीक है। रोज़गार अगर हमें देश में जनरेट करना है नई श्रृंखला से, जिसे राहुल जी अक्सर बात करते हैं कि MSME ने रोज़गार जनरेट करने का एक बड़ा दायित्व निभाया था और उसे बर्बाद करके रोज़गार ख़त्म कर दिया। अब भारत के वर्तमान में रोज़गार की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? इसमें क्या सुधार कैसे करोगे आप? देखो, रोज़गार की जो बड़ी बड़ी अपने कंपनीज़ थी, वो कंपनीज़ यहाँ भाजपा सरकार ने वो बंद कर दी, तो उनसे बेरोज़गारी तो फैल नहीं। यहाँ भाई इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनियाँ आनी चाहिए थी, तो रोज़गार। और जो क्या है कि इन्होंने जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, इनको सबको ऐसा वो बना दिया कि ये अपने चुनिंदे सिस्टम से, मतलब कि जिन्हें तो हर जगह गरीब आदमी का और मध्यम वर्ग, मतलब BPL सारे लोगों का एक कोटा होता था, वो कोटा सारा ख़त्म कर दिया। तो रोज़गार लाने के लिए जो आज के रेलवे डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, इनको प्राइवेट सेक्टर, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर जो जनता का वो है सेक्टर, उसको प्राइवेट करने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। उल्टा रोज़गार उसमें निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और उनके जो भाई जो
रिटायरमेंट होते हैं उन लोगों को भरना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने तो क्या कर दिया कि जैसे कि भाई इसमें 60% तो हम जो उससे लेंगे, 40% हम डायरेक्ट लेंगे कंपनियों से। तो वो भी तो एक बेरोजगारी फैलाने का ही काम कर दिया इन्होंने। ये तो अब जैसे हमने स्वास्थ्य सेवाओं की आप बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं जैसे डाउन हुई हैं कोरोना में, हमने देखा कि देश की पहली ऐसी त्रासदी आई जिसमें नदियों में लाशें बहानी पड़ी, कुत्तों ने लाशों को नीचा हमारे अपने। ये स्थिति क्यों बनी? क्योंकि जब हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जब ये चीज़ें होने से पहले कहा था, जब उस टाइम पे केंद्र सरकार ने उनका मजाक उड़ाया था कि ये ऐसे, ये गलत बात है, ये पप्पू मतलब उल्टे उनके लिए गलत शब्द यूज लिए थे। वो चीज़ चिताने के लिए पहले बोल दिया, उसके बाद में उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था। भाई कोरोना आ रहा है कहा था, तो उसके लिए अगर पहले अपन सजग हो जाते तो एक तो पहले इतनी जो लोगों का जो मृत्यु दर जो बढ़ी है वो बढ़ती नहीं, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो सावधानी रखते तो, और इन्होंने ना मेडिसिन की कोई सुविधा रखी ना ऑक्सीजन की रखी। बस जब ये स्टेज जब ग्राफ बढ़ गया, जब इनके अनकंट्रोल हो गया तो लोग मरेंगे, उनको जलाने के लिए जगह नहीं, उनके लिए मतलब किसी चीज़ के लिए ऑक्सीजन लिए हॉस्पिटल ने, फिर उसके बाद में व्यवस्था करते हैं। जब क्या है व्यवस्था ख़त्म, भाई व्यवस्था ख़राब होगी तो एकदम में चली, फिर तो धीरे धीरे सेट होगी। तो ये केंद्र सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही थी, इसकी वजह से ऐसा हुआ। अब आप जैसे हमें बताइए कि आपसी सद्भाव और भाईचारा जो अभी खराब किया जा रहा है, उसकी वजह से आप यात्रा में जुड़े तो उसे ठीक करना चाहते हैं, ये क्यों कर रहे हैं? आपके नज़र में ऐसा करने से उन्हें क्या फ़ायदा? हमारे घर में मतलब भाई भाजपा वाले या आरएसएस की जो विचारधारा वाले लोग हैं जो आपसी सद्भाव और भाईचारे को ख़राब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको सरकार अपनी जो पार्टी है, क्योंकि बीजेपी को मैन चलाने वाली आरएसएस, और आरएसएस है आरक्षण के खिलाफ। तो उससे क्या है कि ये चाहते हैं कि भाई इंडिया के अंदर लोग एक दूसरे से दूर रहेंगे तो हम इनको बांट के अपनी बाटी रोटी सेक पाएंगे। अगर लोगों को समझ में आ गए कि यार ये चीज़ें गलत हैं और सच्चाई ये है, तो उससे फिर उनको नुकसान होगा, इसलिए वो नफरत फैलाते हैं। नफरत से उनको फ़ायदा हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। भाई बीजेपी का फ़ायदा और आरएसएस का फ़ायदा और जनता का नुकसान। 5 खूबियाँ बताइए जो एक राष्ट्र में होनी चाहिए, किसी देश में खास तौर पर होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए टॉप? तो मैं तो एक खूबियाँ ये मानता हूँ कि भाई सब प्यार प्रेम से एक जगह बैठ के रहे। पहले चाहे मतलब कि मस्जिद में चाहे प्रोग्राम हो, चाहे आप एक मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ 36 के 36 कौम के लोग रहते थे। किसी का भी चाहे मुसलमान के ईद का त्यौहार आता था, सब लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे के एक साथ बैठ के मनाते थे। 2 खूबी। तीसरा, एक दूसरे के सुख दुख में साथी होते थे, है ना। और चौथा, लोगों का क्या है कि भाई चलो ठीक है यार, किसी को कोई 2 रोटी का रोज़गार मिलता था, कोई बात होती थी तो उसको परस्पर बैठ के ख़त्म करते थे। आज के लोग उस चीज़ को भड़काते हैं। 5वां कि जो नया भारत, जो आने वाली पीढ़ी जो आ रही है, भाई उनके लिए तो मैं ये सोचता हूँ कि रोज़गार ख़त्म। तो सबसे ज़्यादा आज की डेट में अगर रोज़गार की व्यवस्था हो जाती है सबको, तो ये देश में एक आतंक का खात्मा है। भारत यात्रा आप कर रहे हैं, आपने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की जी, और अब मध्य प्रदेश आ गए, देश आधा देश आपने नाम लिया। बिल्कुल 60%। अब आप इस यात्रा से जुड़ी कई सारी घटनाएं भी आपके सामने घटी होंगी। बहु प्रथा की आपने संस्कृति देखी है, कई परंपराएं, कोई ऐसी घटना जो आपके मन में घर कर गई और उसको आप कभी नहीं भूल पाए? नहीं, घटनाएं काफ़ी सारी। जैसे हम कन्याकुमारी से चले थे, तो सबसे मेन तो ये है ना कि हम पूरे भारत के 120 लोग के लगभग हमारी कार्य का मतलब ये है लिस्ट, सारे 120 भारतीय यात्री हम भाई बहन हैं। तो इन सबसे पहले तो हमें ये खुशी है कि हम इतने लोग एक साथ बड़े प्यार और संयम से रहते हैं, लड़ते भी हैं आपस में कोई बात, लेकिन शाम को सब लोग भाई बहन एक जगह बैठे, पूरे भारतीय यात्री, एक दूसरे का मन दुख। तो उससे क्या है, शाम को जो हमारी दिन की जो थकावट है वो शाम को खुशी में तब्दील हो जाती है। और हम तो ये हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी का भी, कि भाई नफरत छोड़ो भारत जोड़ो।
तो क्या हम संगठित हैं जब ही। और दूसरा ये कि है कि जब हम जैसे कन्याकुमारी से यहाँ मध्य प्रदेश तक आए, लोगों ने सड़क पे फूल, आरती, मतलब फूल मालाओं से सबसे हमारा जो स्वागत किया था लोगों में, वो हमें कभी नहीं भूल सकते। क्योंकि हमें इतनी खुशी दी कि हम थक जाते थे जब वो लोग हमें इतना मनोबल बढ़ाते थे, जब हमारे चेहरे पे नई ऊर्जा पैदा हो जाती थी। ये सबसे मेन चीज़ था। अब भारत यात्री के रूप में आपने जब अपना सफ़र किया है, लगभग 80 से ज़्यादा दिन आप हो गए, 83 दिन हो गया आज। 2200-2300 किलोमीटर आप लोग चल चुके हैं। अब यहाँ से अपने राजस्थान वासियों को और अपने देश के आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं मेरे भारत देशवासियों को और मेरे राजस्थान वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस भारत यात्रा से जुड़ो, आने वाले भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य देख के इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल करो और एक नए भारत का निर्माण करो, जिसमें आने वाले अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। बहुत अच्छा। हमें संदेश को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपकी यात्राएं से मुस्कुराते हुए पूरी, और हम जल्दी श्रीनगर में साथ में। थैंक यू।